third side which closes the triangle in opposite order represents the vector addition of unit vectors A and B. अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो तीसरी साइड जो इस ट्रायंगल को अपोजिट ऑर्डर में क्लोज करती है वो साइड इन दोनों का वेक्टर सम कहलाती है। क्लियर? ये वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल है। क्लियर? कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन की पहली प्रॉपर्टी में ये है कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव रूल ओबे करता है। एडिशन में कम्यूटेटिव रूल ओबे फॉलो कम्यूटेटिव रूल क्या है? हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम का विनिमय, क्रम का एक्सचेंज, ऑर्डर का एक्सचेंज हो सकता है। यानी कि ए के हेड पर बी को ड्रा करके ज्वाइन करो या बी के हेड पर ए को ड्रा करके ज्वाइन करो, ऐड करो। ए के हेड पर बी को ऐड करो या बी के हेड पर ए को ऐड करो, दोनों सेम रहेंगे, दोनों से सेम रिजल्टेंट अपेयर होगा। यानी कि ऑर्डर एक्सचेंज किया जा सकता है, कमिट या ऑर्डर को कमिट कर सकते हैं। ठीक है? और वो डायग्राम सही दिख रहा है, ए के हेड पर बी को ड्रा करो तो ये रिजल्टेंट मिल रहा है, ये आर वेक्टर है, ये गिवन एंगल। ट्रायंगल रूल में गिवन एंगल ए और बी के बीच का एक्सटर्नल एंगल के रूप में बनाते हैं, जबकि पैरेलल रूल में ए और बी जब ये कनेक्ट करते हैं तो ए और बी के बीच का एंगल ये इंटीरियर एंगल के रूप में बनाते हैं। ध्यान रखें। तो ए के हेड पर मैंने बी को ड्रा किया तो ये रिजल्टेंट मिला, ये है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर हम बी के हेड पर ए को ड्रा करते हैं इसी डायग्राम में, बी के हेड पर ए को ड्रा करते हैं इसी डायग्राम में, तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा बी प्लस ए। सिर्फ आप इतना डायग्राम देखिए, कुछ बात लीजिए, बी के हेड पर ए को कनेक्ट करिए, बी के हेड पर ए को कनेक्ट करिए तो ये आपका बी प्लस ए, बीच में बी पहले ड्रा किया गया है, ए बाद में ड्रा किया, ये बी प्लस ए कहा जाएगा। और ये भी आर के इक्वली है क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन जाएगा और ये साइड साइड इक्वल हो ही जाएगा। तो प्रूफ हो रहा डायग्राम से ही प्रूफ हो रहा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा, कम्यूटेटिव रूल ओबे होगा। दूसरा रूल है एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल भी ओबे होगा। एसोसिएटिव रूल क्या है? एसोसिएटिव रूल थ्री वेक्टर के एडिशन के लिए है, a प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी। एलएचएस में जो लिखा गया है इसका मीनिंग है कि बी और सी को ऐड करके पहले एक वेक्टर डी ऑब्टेन किया गया है, फिर डी को ए के हेड पर कनेक्ट किया गया। आरएचएस में लिखा है इसका मीनिंग है ए और बी को पहले ऐड करके एक की वेक्टर ऑब्टेन किया गया है, की वेक्टर के हेड पर सी वेक्टर को ऐड किया गया है। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। इस बात को भी हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि एसोसिएटिव रूल भी ओबे होता है। सही, यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ये ए वेक्टर है, इसके हेड पर मैंने बी वेक्टर को ड्रा किया और इसके हेड पर मैंने सी वेक्टर को ड्रा कर दिया। अब ए आरएचएस में देखो ए प्लस बी, ए और बी को पहले ऐड करके ये वाला वेक्टर ऑब्टेन करना है। ये वाला वेक्टर a प्लस बी है, a प्लस बी है। अब a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर के हेड पर c को कनेक्ट करना है। a प्लस बी अचीव हो गया, a और b को ऐड करके मैंने a प्लस बी अचीव किया। इसके इन दोनों को भूल जाइए, a प्लस बी के हेड पर c को कनेक्टेड देखिए। तो a प्लस बी के हेड पर c को कनेक्ट करोगे तो ये वाला वेक्टर मिलेगा और ये वाला वेक्टर r है, सपोज r1 है, मान लीजिए ये r1 है। आरएचएस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम। अब आप a प्लस बी प्लस सी को जरा चेक करिए।
तो B और C को पहले ऐड कर लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट में लिखे हैं इसका मतलब इनको पहले ऐड करना है। तो B के हेड पर C को कनेक्ट कर दिया मैंने, ये वाला वेक्टर आते हो, ये B प्लस C है, और B प्लस C के हेड पर B प्लस C को A के हेड पर कनेक्ट करना है। तो A पहले से डायग्राम में ड्रा है, खींचा हुआ है। A वेक्टर के हेड पर B प्लस C को कनेक्ट किया तो यही वेक्टर प्राप्त होगा, ये R2 वेक्टर है एंड R2 LHS का सम R2 है, RHS का सम R1 है, और R1 R2 सेम वेक्टर है। इससे प्रूव हो रहा है कि LHS और RHS सेम, ठीक है। तो इस डायग्राम से प्रूव हो रहा है कि एसोसिएटिव ग्रुप होगा एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है अगर A वेक्टर में B वेक्टर ऐड करें, A वेक्टर में B वेक्टर ऐड करें और A वेक्टर ही प्राप्त हो, A वेक्टर के हेड पर B वेक्टर ऐड करें और वही वेक्टर A बना रहे, वही वेक्टर प्राप्त हो, तो इसका मतलब है कि B वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये वेक्टर कुछ और नहीं, जीरो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि जीरो वेक्टर को अगर A वेक्टर पर ड्रा करके ऐड करोगे तभी A वेक्टर बना है। तो B वेक्टर जीरो वेक्टर है, दिस मींस जीरो वेक्टर या नल वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी के साथ। एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर A वेक्टर के हेड पर B वेक्टर को ड्रा करें और जीरो वेक्टर प्राप्त हो जाए, यानी कि A और B को ऐड करें और नल वेक्टर प्राप्त हो जाए, तो A और B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। यानी कि A = -B होगा। कल इसकी चर्चा हो रही थी, अगर एक वेक्टर ये है A और ये वेक्टर दूसरा है B, दोनों के मॉडुलस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो A के हेड पर अगर B की टेल कनेक्ट करोगे तो फाइनली B की हेड A की टेल पर कनेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब जीरो वेक्टर आपके हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ड्रा करके देखो, A के हेड पर मैं कह रहा हूँ B को ड्रा करो, इसी के ऊपर इसकी टेल कनेक्ट करते हुए ऐसे ड्रा कर दो, तो इसकी B की हेड A की टेल पर पहुंच जाएगी, यानी कि जीरो वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर का समेशन एडिशन जीरो वेक्टर आ रहा है, तो A और B एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स या अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। इस फार्मूले से एक खास प्रॉपर्टी पता चलती है, इस वाले फार्मूले से, वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स के एडिशन के फार्मूले से एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि सिंस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो R की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, माडा A प्लस माडा B। R की मैक्सिमम वैल्यू तब प्राप्त होगी, रिजल्टेंट की मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम वैल्यू तब प्राप्त होगी जब cos थीटा 1 हो, यानी थीटा 0 हो। तो when theta is 0, cos theta is 1, that is maximum value of cos of theta। तो R की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर यहाँ 1 लिखोगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर a + b आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू क्या है? R की मिनिमम वैल्यू क्या है? when theta is 5, 180 cos of theta -1 होती है। तो जब मिनिमम वैल्यू होगी तब यहाँ पर -1 लिखोगे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि R की मिनिमम वैल्यू a mod -b mod होगी। तो जनरलाइज करके हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू से ग्रेटर इक्वल होगी और इस मैक्सिमम वैल्यू से लेसर इक्वल होगी। ये तो कैसे? तो फॉर अदर वैल्यू ऑफ थीटा,
ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। 0 डिग्री पर अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इसका मान उसका मान ऐड हो जाता है। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कितना बचता है, a माइनस b। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम वैल्यू है। तो थीटा की 0 और 180 डिग्री का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो उससे 0 और 180 के बीच के एंगल्स के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही होगी। तो ये इनइक्वालिटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक लैम्डा म्यू थ्योरम दिया प्रॉपर्टी के रूप में पेश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो भी हो आप लिख लीजिएगा, 4 नंबर प्रॉपर्टी होगी सर, ये चार्ट है विद प्रॉपर्टी लैम्डा म्यू थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेक्टर एडिशन की ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका यूज होता है क्वेश्चन में। तो लैम्डा म्यू थ्योरम क्या है देखिए, अगर किसी पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में A वेक्टर है और किसी पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में B वेक्टर है, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A और B को मिलाने वाली लाइन पर अगर कोई पॉइंट P ले जो कि इस लाइन को लैम्डा रेशियो म्यू में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को ये पॉइंट P लैम्डा रेशियो म्यू में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट P का O के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर अगर C लिखें तो C वेक्टर लिखा जा सकता है लैम्डा इनटू दिस वेक्टर प्लस म्यू इनटू दिस वेक्टर अपॉन लैम्डा। ये फार्मूला कुछ कोऑर्डिनेट में रेशियो वाला फार्मूला है, इंटरसेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड का फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स में। ये अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो और इनको एक लाइन से कनेक्ट किया जाए, उसके ऊपर कोई पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C पॉइंट अगर इसको लैम्डा रेशियो में डिवाइड करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं x y तो x की वैल्यू क्या लगती है लैम्डा x1 प्लस लैम्डा इनटू x2 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ये इंटरसेक्शन फार्मूला है, रेशियो फार्मूला का है, यही फार्मूला वेक्टर्स में आता है। सेक्शन तो गौर करिएगा, ये फार्मूला इजीली अपडेट हो जाएगा अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में OPA ट्रायंगल में अगर आप ट्रायंगल रूल लगाओ OC प्लस PA इज इक्वल टू OA, यानी कि A वेक्टर कैन बी रिटन एज OC प्लस PA। ठीक है, और ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में OP प्लस PB इज इक्वल टू OB को B लिख रहे हैं, तो B इज इक्वल टू C प्लस PB, C प्लस ये OP O देखिएगा जैसे OP प्लस PA इज इक्वल टू OA, OA को A लिख रहे हैं और OP को C लिख रहे हैं और OB को B लिख रहे हैं, तो B जो है वो C और PB वेक्टर का सम है। ट्रायंगल पूरा एडिशन दिख रहा है, तो इस वेक्टर के हेड पर ये वेक्टर कनेक्ट करो तो C वेक्टर के हेड पर PB वेक्टर कनेक्ट करो, C के हेड पर PB, तो ये वाला वेक्टर आपका होगा B, और नीचे वाले ट्रायंगल में C प्लस PA इज इक्वल टू A दिख रहा है। इस वाली इक्वेशन को लैम्डा से और इस वाली इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो,
जैसे ही ऐड करोगे तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू, ये सी है, ये वाला वेक्टर सी है, लैम्डा सी प्लस म्यू सी आ जाएगा, सी वेक्टर कॉमन हो जाएगा तो लैम्डा प्लस म्यू इनटू सी आ जाएगा। और ये दो टर्म आएंगे लैम्डा पी ए प्लस म्यू पी बी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि आपको गिवन है पीबी और पीए रेशियो, पीबी और पीए रेशियो, इसलिए कांस्टेंट का रेशियो λ/μ है, λ/μ है, पीबी अपॉन पीए λ/μ है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो म्यू पीबी इज इक्वल टू लैम्डा पीए है। लेकिन पीबी की डायरेक्शन और पीए की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स है। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर साइन पुट करूँ तो यहाँ मुझे माइनस साइन लिखना पड़ेगा। जब तक वेक्टर साइन नहीं लिखा हुआ तब तक माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मॉडुलस है। लेकिन अगर मैं वेक्टर साइन पुट करूँ तो डायग्राम में दिख रहा है कि पीबी और पीए जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। यानी कि प्रूफ हो गया कि म्यू पीबी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा पीए वेक्टर है। तो म्यू पीबी की जगह माइनस लैम्डा पीए लिखोगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो देखिए प्रूफ हो गया ना, ये इन दोनों का सम तो 0 हो गया, बचा क्या है? इतना ही होगा। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा प्लस म्यू, नीचे भेजो तो ये फार्मूला आ गया। दिखा सबको? जी। कहीं पर कोई बात ना समझ में आए तो मुझे रोक के पूछ लीजिए। तो सी वेक्टर, इस वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर आपको ये पता है कि ये पॉइंट इस लाइन को लैम्डा रेशियो म्यू में डिवाइड कर रहा है। अगर रेशियो पता है इसको कहते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ होल्ड कर लें तो ए बी सी कोलिनियर हो जाता है, ठीक है ना? तो ये फार्मूला भी इसी से निकला है। तो अगर आपसे कहा जाए कि चेक करिए, ये क्वेश्चन मैथ्स में भी आ सकता है, फिजिक्स में भी आ सकता है। अगर कहा जाए कि वेक्टर कोलिनियर प्रूव करिए, इन वेक्टर ए बी सी की वैल्यू आई जे के टर्म्स में अगर दी गई हो तो हम लैम्डा और म्यू दो स्केलर अपने मन से मान लेंगे। फर्स्ट वेक्टर को 1 से, सेकंड वेक्टर को लैम्डा से और थर्ड वेक्टर को म्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 0 लिख देंगे। फिर एलएचएस में आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके राइट साइड में लिखा हुआ 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो एलएचएस में आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो 0 से इक्वेट कर देंगे। ये इक्वेशंस आ जाएगी, उनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीन में से कोई इक्वेशन सॉल्व करके निकालेंगे और इस वाली इक्वेशन, नीचे वाली इस इक्वेशन में पुट करेंगे लैम्डा म्यू की वैल्यू। अगर एलएचएस को सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो समझ लीजिए कोलिनियर है, अगर 0 ना आए तो समझ लीजिए कोलिनियर। तो ये है तरीका कोलिनियरिटी। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। छोटी-छोटी बातें और कर लें। बताइए कि दो अगर अनइक्वल वेक्टर्स हैं, दो अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो क्या उनका वेक्टर सम 0 हो सकता है? इन्हीं परिस्थिति में किन्हीं के लिए दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का वेक्टर सम अगर अनइक्वल, अनइक्वल वेक्टर्स, हाँ एक केस में केवल वही जबकि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर जैसे अपोजिट हो और इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, इनको भी अनइक्वल वेक्टर नहीं कहते। सिर्फ इस केस को छोड़ करके कोई और केस ऐसा नहीं करता जिसमें भी दो अनइक्वल वेक्टर्स हो, जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, तो उनका वेक्टर सम 0 हो सकता है। अगर दो अपोजिट वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स हैं, नेगेटिव इनवर्स है दूसरे के, तो ही उनका वेक्टर सम 0 हो सकता है। अदरवाइज अच्छा, थ्री वेक्टर्स के इक्विलिब्रियम की यानी थ्री वेक्टर्स के का वेक्टर सम 0 होने की कंडीशन क्या है? तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 होगा, इसकी कंडीशन क्या है? अगर थ्री वेक्टर्स
आपको ABC दिए गए हैं, ABC, और हम कह रहे हैं कि इनका वेक्टर सम 0 होना है। तो ये कैसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम A वेक्टर के हेड पर B वेक्टर ड्रा करें और B वेक्टर के हेड पर C वेक्टर ड्रा करें और C वेक्टर की हेड ऑटोमेटिकली A वेक्टर की टेल से कनेक्ट हो जाए और क्लोज्ड ट्रायंगल बन जाए। अभी हम आपको वेक्टर एडिशन का पॉलीगॉन रूल बताएंगे कि अगर मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पॉलीगॉन रूल से ऐड करते हैं, और पॉलीगॉन रूल जो है ट्रायंगल रूल का एक्सटेंशन है। चलिए पॉलीगॉन रूल की भी थोड़ी सी चर्चा नहीं कर लेते हैं। पॉलीगॉन रूल फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। तो A वेक्टर के हेड पर B वेक्टर को ड्रा किया और B वेक्टर के हेड पर C वेक्टर को ड्रा किया, C वेक्टर के हेड पर D वेक्टर को ड्रा किया, D वेक्टर के हेड पर E वेक्टर को ड्रा किया। सपोज कर लीजिए ये 5 वेक्टर्स दिए हुए हैं A B C D E। अब हमें 5 वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो A के हेड पर B, B के हेड पर C, C के हेड पर D, D के हेड पर E। इनके बीच में जो भी एंगल गिवन होगा, A और B के बीच का गिवन एंगल एक्सटीरियर एंगल के फॉर्म में यहां बनाया जाएगा, B और C के बीच का एंगल यहां पे बनाया जाएगा एक्सटीरियर, और C और D के बीच का एंगल थीटा तो यहां बनाया जाएगा, D और E के बीच का एंगल थीटा तो यहां बनाया जाएगा, और सारे एंगल एक्सटीरियर एंगल के रूप में बनाया जाएगा। तो A के हेड पर B, B के हेड पर C, C के हेड पर D ड्रा करते चले जाओ। लास्ट वाले वेक्टर के हेड को इनिशियल वेक्टर की टेल से कनेक्ट करो इस तरीके से कि क्लोज पॉलीगॉन बन जाए, और रिवर्स डायरेक्शन में ये जिस ऑर्डर में ड्रा किया गया उसके रिवर्स डायरेक्शन में पॉलीगॉन क्लोज हो जाए। तो ये वाला वेक्टर R वेक्टर इन पांचों का सम कहलाता है, या सम को एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो A B C D E सबका वेक्टर सम R वेक्टर है, और R वेक्टर लास्ट साइड है जो पॉलीगॉन को अपोजिट ऑर्डर में क्लोज कर रही है। ये वेक्टर एडिशन का जो पॉलीगॉन रूल है ये ट्रायंगल रूल का एक्सटेंशन है, ट्रायंगल रूल से अप्लाई किया गया है। और इसी में हम आपको बता सकते हैं, इसी से आपको बता सकते हैं कि अगर लास्ट वेक्टर की हेड ऑटोमेटिकली फर्स्ट वेक्टर की टेल से कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली अपने आप, तो R वेक्टर 0 हो जाए। दिख रहा ना आपको? अगर हम इसको धीरे-धीरे इसकी टेल की ओर लाते जाएं, E वेक्टर की हेड को A वेक्टर की टेल की ओर लाते जाएं तो R वेक्टर छोटा होता जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली अपने आप इसकी टेल E की हेड A के टेल पर कनेक्ट हो जाए तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम अगर 0 शो करना है तो तीनों वेक्टर्स को पॉलीगॉन रूल से ऐड करो, A के हेड पर B, B के हेड पर C। अगर थर्ड वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए तो वेक्टर सम 0 हो जाएगा, तो तीनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा। यही बात फोर्स के लिए करते हैं। 3 फोर्सेस हैं हमारे इसी पार्टी पर, 3 फोर्सेस लगे हैं, F1 F2 F3। तो तीनों का वेक्टर सम अगर 0 होगा तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। समेशन ऑफ ऑल 3 फोर्सेस इज इक्वल टू 0, देन पार्टिकल विल रिमेन इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और तीनों वेक्टर्स का सम अगर 0 शो करना है तो हमें F1 के हेड पर F2 ड्रा करना पड़ेगा और F2 के हेड पर F3 ड्रा करना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल खुला रह गया, ओपन रहेगा, तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर F3 का हेड F1 के टेल पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए तो वेक्टर सम 0 हो जाएगा, तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह सकेगा रहेगा। ठीक है ना? तो इसी पार्टिकल पर लगे हुए 3 फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए एक थ्योरम हमारा लामीज थ्योरम, वो भी यही बता देते हैं। F1 के सामने वाला ये एंगल अल्फा गिवन है, F2 के सामने वाला ये एंगल बीटा, और F3 के सामने वाला एंगल गामा। ठीक है ना? अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो इस ट्रायंगल में F1 के सामने वाला ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल आप चेक करिए फाइनल अल्फा होगा। इस
देखिए F2 के सामने वाला ये है पाई माइनस बीटा और F3 के सामने वाला ये वाला है पाई माइनस गामा होना चाहिए। ट्रायंगल में साइन रूल लगाइए तो F1 अपान इस सामने वाले इंटीग्रल का साइन साइन पाई माइनस होगा। F2 अपान सामने वाले F2 अपान सामने वाले की पाई माइनस बीटा है तो साइन पाई माइनस बीटा और F3 अपान साइन पाई माइनस गामा ये कर सकता है। साइन पाई माइनस का साइन थीटा ही होता है तो हम लोग इसको साइन अल्फा इसको साइन थीटा इसको साइन गामा लिख सकते हैं। यानी कि F1 अपान साइन ऑफ दिस एंगल, F2 अपान साइन ऑफ दिस एंगल, F3 अपान साइन ऑफ दिस एंगल। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे यानी कि इनका रिफ्लेक्शन 0 होगा। ये काम ही होगा। पहला रूल है पैरेललोग्राम। दो वेक्टर्स गिवन है इसका मतलब उनकी लेंथ और उनकी डायरेक्शन गिवन है यानी कि उनकी दिशा के हमको नोन है। तो दो वेक्टर्स A और B गिवन है इनके बीच का एंगल हमको नोन है पता है। कॉमन टेप पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल इन दोनों का वेक्टर एडिशन होता है समेशन होता है। लेकिन अगर हम सेकंड डायगोनल ड्रा करें तो ये सेकंड डायगोनल इन दोनों के सबट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर A में से B को सबट्रैक्ट करना है तो इसकी हेड A के हेड की ओर कर दी जाती है। अगर B में से A को सबट्रैक्ट करना है B माइनस A फाइंड करना है तो हम इसकी हेड को B के हेड की ओर कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम रूल में दोनों वेक्टर्स A और B को टेल टू टेल कॉमन टेल पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। इनके हेड्स को मीट करने वाला मिलाने वाला वेक्टर इनका सबट्रैक्शन होता है। तो A में से B को सबट्रैक्ट करना है तो इसकी डायरेक्शन A के हेड की ओर कर दीजिए। अगर B में से A को सबट्रैक्ट करना है तो इसकी डायरेक्शन B के हेड की ओर कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें सबट्रैक्शन वेक्टर प्राप्त होता है। तो इतना पोर्शन अभी हमारे काम कर रही है इसको बता देते हैं। केवल दो वेक्टर पिक्चर में दिखाया हमें उनके हेड्स को मिलाने वाला वेक्टर इनका सबट्रैक्शन वेक्टर जो डायग्राम में बना है ये B माइनस है। क्लियर? अब बताइए इसकी लेंथ कैसे फाइंड करें। कोसाइन रूल लगा ट्रायंगल में कोसाइन इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा। कोसाइन रूल क्या है ट्रायंगल में ये भी सुन लीजिए। अगर एक ट्रायंगल ABC है एक A एंगल की सामने वाली साइड स्मॉल a से B एंगल की सामने वाली साइड स्मॉल b से और C एंगल की सामने वाली साइड स्मॉल c से लिखी जाती है। साइन रूल क्या है? साइन ऑफ A अपॉन A ये साइन रूल है। साइन ऑफ A अपॉन A सब एक साथ साइड दिया एक साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C ये साइन रूल है। वो साइन रूल क्या है? किसी इस ट्रायंगल के अंदर किसी भी इंटीरियर एंगल के कोसाइन की वैल्यू cos ऑफ b अगर लेंगे तो cos ऑफ b होता है एडजेसेंट साइड्स इस एंगल से एडजेसेंट साइड्स कौन सी पैरेलल होता है एडजेसेंट साइड A और C तो A स्क्वायर C स्क्वायर किसी एंगल का अगर कोसाइन लिखना है किसी ट्रायंगल में तो उससे एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर सम और इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर डिफरेंस अपॉन ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट ये कोसाइन है। इस एंगल का कोसाइन लिखा जाएगा एडजेसेंट साइड की लेंथ का स्क्वायर सम सामने वाली साइड का स्क्वायर डिफरेंस अपॉन ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। क्लियर? तो ये है कोसाइन रूल। अगर ये रूल इस ट्रायंगल में अप्लाई करें इस वाले ट्रायंगल इसकी लेंथ A है इसकी लेंथ B है और ये B माइनस है इसको हम R माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R माइनस की मॉड निकालना चाहते हैं
लेंथ निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट रूल लगाइए, इस एंगल का कोसाइन लिखिए जरा। इस एंगल के कोसाइन की वैल्यू के पास आप कितना लिखिए? एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर सम, सामने वाली साइड का स्क्वायर डिफरेंस अपॉन ट्वाइस ऑफ a into b, एडजेसेंट साइड के प्रोडक्ट का स्क्वायर। ऐसे देखो तो 2ab से इधर मल्टीप्लाई करो, 2ab से इधर मल्टीप्लाई करो, 2ab का थीटा हो जाएगा r माइनस इसका इधर ले जाओ, 2ab का थीटा उधर ले जाओ और सॉल्व कर दो तो r माइनस की वैल्यू ये आ जाएगी a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ। सही है? तो कोसाइन रूल से इस तरीके से निकला। हाँ, वेक्टर एडिशन वाले में यहाँ पर प्लस हुआ करता था, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ट्रायंगल रूल है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ट्रायंगल रूल वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ट्रायंगल रूल ये है। जिन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है वो वेक्टर आपको गिवन है, लेकिन लेंथ और उनकी डायरेक्शन आपको पता है कि बीच में एंगल थीटा पता है। ट्रायंगल रूल में हम अगर a में से b को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम a के हेड पर माइनस b को ऐड करते हैं। ट्रायंगल रूल एडिशन की प्रोसेस से फाइंड किया जाता है। आप जानते ही हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं कि अगर 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब है 5 में -3 ऐड करना है। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट एडिशन से ही निकला है। तो 5 में -3 ऐड करने का मतलब है 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करना। तो चाहे 5 में कहो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो 5 में -3 ऐड कर रहे हैं, दोनों से रिजल्ट ही मिलेगा। तो उसी तरीके से या तो कहो कि हम a में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या तो कहो कि a में हम -3 ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि प्लस into माइनस तो माइनस ही होगा। तो a के हेड पर -b को कनेक्ट करेंगे ट्रायंगल रूल से। a के हेड पर -b को कनेक्ट करने के लिए पहले -b आगे छोड़ो, तो ये b है तो इसका रिवर्स वेक्टर ये -b होगा। अगर हम इसी वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो उसका नेगेटिव वेक्टर प्राप्त होगा। तो ये अगर b वेक्टर है तो ये -b वेक्टर होगा। डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, डायरेक्शन जैसे रिवर्स कर दीजिए तो -b प्राप्त हो जाएगा। अब -b को उठाइए और a के हेड पर कनेक्ट कर दीजिए, a के हेड पर -b को कनेक्ट कर दीजिए, a की हेड को b के -b की हेड से कनेक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस -b, दैट मींस a माइनस। तो ये आ गया सब्ट्रैक्शन वेक्टर। सही है? यस सर। अब आप मुझे बताइए कि अगर a और b के बीच का एंगल ये थीटा था, यानी कि b को पीछे एक्सटेंड कर दें, ये भी थीटा था ना, तो ये भी कितना है? हाँ, -थीटा यानी कि -थीटा। ट्रायंगल रूल में एडिशन का ट्रायंगल रूल लगा रहे हैं तो ट्रायंगल रूल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। रिजल्टेंट की लेंथ फाइंड करने के लिए वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल रूल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो यहाँ पर cos थीटा में लिखा जाता है। cos थीटा में आज इस सिचुएशन में एक्सटीरियर एंगल माइनस थीटा है, तो यहाँ माइनस थीटा लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ माइनस थीटा। समझा? मैं वेक्टर एडिशन का फार्मूला यूज कर रहा हूँ और उसमें थीटा की जगह मुझे माइनस थीटा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि a और -b के बीच का एक्सटीरियर एंगल माइनस थीटा है। आपने ध्यान से मेरी बात को सुना, सबसे आगे की सीट पे बैठे हो, जब भी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर एडिशन थोड़ा चला रहे थे, अगर a और b को अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करें, a और b को अगर पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करें तो a और b के बीच के तो a और b को कॉमन टेल पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, यानी कि a और b को की एज को कनेक्ट करते हैं और a और b के बीच का एंगल यहाँ पर काम करते हैं। ये पैरेललोग्राम रूल है।
और कॉमन टेल पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल इन दोनों का वेक्टर एडिशन कहलाता है। और अगर ट्रायंगल रूल लगाए तो ए वेक्टर ड्रा करते हैं, उसके हेड पर बी वेक्टर ड्रा करते हैं और बी वेक्टर इस प्रकार ड्रा करते हैं कि ए को एक्सटेंड करके ए और बी के बीच का गिवन एंगल यहां काम करते हैं कर्नल एंगल के लिए। ठीक है, तो इसके टेल को इसके हेड से मिलाते हैं तो ये रिजल्टेंट प्राप्त होता है, ये a है। तो आपने क्या समझा, तुमने क्या समझा, पैरेललोग्राम रूल में ए और बी की टेल कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होती है और टेल्स कनेक्ट करने के बाद टेल टू टेल बीच में एंगल बनता है, वो यहाँ अंदर इंटीरियर एंगल के रूप में बनाया जाता है। लेकिन प्राइमरी रूल में ए वेक्टर ड्रा करके उसको एक्सटेंड करके उससे थीटा एंगल का बी वेक्टर को ड्रा करते हैं, यानी कि ए और बी के बीच का गिवन एंगल इन पहला समझ आया है कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का मतलब होता है ए टू टेल कनेक्ट करके जो एंगल बीच में प्राप्त हुआ या फिर हेड टू हेड कनेक्ट। ये अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब ए टू टेल कनेक्ट करने के बाद जो एंगल आ रहा हो या इसको पीछे एक्सटेंड करो, यहां पहुंचेगा, इसके पीछे एक्सटेंड करो, ऐसे यहां पहुंचेगा। अब ये हेड टू हेड कनेक्ट है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, कोशिश करिए। तो पैरेललोग्राम रूल में दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है और ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो टेल टू टेल कनेक्ट या हेड टू हेड कनेक्ट करके जो एंगल प्राप्त होता है वही दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। तो पैरेललोग्राम रूल में हम ए और बी के बीच का एंगल जो गिवन है थीटा वो यहां पर बना दें और पैरेललोग्राम कंप्लीट करके कॉमन टेल पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल दोनों का सम होता है। ट्रायंगल रूल में ए के हेड पर बी को ड्रा करते हैं, अगर ध्यान से देखो तो इसी पैरेललोग्राम में बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां से यहां खिसकाया गया है और बी तो जब ए के हेड पर माइनस बी कनेक्ट करोगे तो ए और माइनस बी के बीच का ये एंगल देखना पड़ेगा ना, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो यहां तो ट्रायंगल में हमें चीजें एंगल लिखना है। तो इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी था, ये बी था, ये एंगल थीटा था, तो ये फाइनल थीटा हुआ। तो ए के हेड पर माइनस बी कनेक्ट कर रहे हो तो ये फाइनल थीटा हुआ। तो जब वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाओगे, एडिशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं सब्ट्रैक्शन की लेंथ निकालने के लिए, जो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की लेंथ निकालने के लिए वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहां पर थीटा की जगह ये सीधे के लिए लिखना पड़ेगा, माइनस सीधा निकालना है, क्यों सीधा निकालना है, वो माइनस है हां अरे चिल्ला के बोल रहा हूं कि वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां पर सीधी होगा ए के हेड पर माइनस बी को ऐड करना है, तो एडिशन का फार्मूला लगाते हैं प्लस ही होगा। केवल एडिशन के फार्मूले में थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल माइनस थीटा है, इसलिए ए के हेड पर माइनस बी को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए वेक्टर को एक्सटेंड करो तो ये एंगल माइनस थीटा। सब्ट्रैक्शन वेक्टर की लेंथ वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से निकालते हैं, ये सिंपल सी बात है। तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, यहां पे माइनस क्यों होगा भाई, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो प्लस होता है और यहां पर एंगल एक्सटीरियर एंगल लिखा जाता है, तो एक्सटीरियर एंगल डायग्राम में पाई माइनस थीटा है तो पाई cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस का साइन है तो वो माइनस बाहर आ जाए, cos पाई माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के रूल से सेकंड क्वाड्रेंट में ये लिख पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec जो कि इस डायरेक्शन में बीए वेलोसिटी से जा रही है। ये एक कार है बी जो कि इस डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी से जा रही है, यानी दोनों कार्स की वेलोसिटी पता है, लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज कार ए और कार बी की कॉमन ऑब्जर्वर जो कि ओरिजिन पर खड़ा है उसने ऑब्जर्व की है, यानी कि ये दोनों वेलोसिटीज सेम डिफरेंस ऑफ फेज में ली है। कोई बंदा जहां खड़ा होता है प्रेक्षक, जो ऑब्जर्वर प्रेक्षक को बंदा खड़ा होता है, अब कोई ऑब्जर्वर जहां भी खड़ा होता है वहां पर ओरिजिन होता है और ये प्रेक्षक या ऑब्जर्वर
एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रिज्यूम कर लेना है। इसके पास एक टाइम क्लॉक होती है और पोजीशन किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करने के लिए मीटर से होती है। तो ये ऑब्जर्वर बता रहा है कि इस पॉइंट ए, जब कार ए पॉइंट पर है तो इसका पोजीशन वेक्टर आगे है। कल मैंने आपको इसके कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आगे वेक्टर लिखना सिखाया था। अगर इसके कोऑर्डिनेट x a, y a, z है तो आगे वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? x a i है प्लस y j y a j है प्लस z a k है। इसी तरह के पार्टिकल b या पॉइंट b या कार जब b पॉइंट पर है उस वक्त इसका पोजीशन वेक्टर r d वेक्टर है। तो इन दोनों कार्स के पोजीशन वेक्टर r a और r b है इसी टाइम t का। ये बंदा टाइम भी नोट कर रहा है घड़ी से और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी नोट कर रहा है, यानी कि पोजीशन वेक्टर भी बता रहा है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रेक्षक को, इस ऑब्जर्वर को अगर ए वाली कार में बिठा दिया जाए, ए वाली कार में इस ऑब्जर्वर को मैंने बिठा दिया, ठीक। अब इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग बी वाली कार की पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है। अब इस ऑब्जर्वर को मैंने यहां से उठा के इस कार में बिठा दिया। अब इस कार के रिस्पेक्ट में इस वाली कार की पोजीशन वेक्टर क्या है, ये जो समझा हाँ सीधा कहो कि इस कार में बैठते ही ये ऑब्जर्वर अपने से इस कार बी की ओर एक वेक्टर ड्रा कर देगा और ये जो कनेक्टिंग वेक्टर है यही इस कार के रिस्पेक्ट में इस कार का पोजीशन वेक्टर होगा। ये है रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू। और अभी अभी पीछे हम आपको पढ़ा के आए हैं कि अगर दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो, टेल टू टेल कनेक्टेड है ना, आरबी और आरए की टेल यहां से कनेक्टेड है। तो अगर दो वेक्टर की टेल टू टेल कनेक्टेड हो तो इनके हेड्स को मिलाने वाला वेक्टर इन दोनों का सबट्रैक्शन होता है, यानी कि ये वाला वेक्टर कुछ और नहीं आरबी माइनस आरए, ये वाला वेक्टर कुछ और नहीं आरबी माइनस आरए वेक्टर। समझे ना? इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस ही तो है। तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग कार ए, ये है आर बी आर बी। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखा है आर बी आर बी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए और आर बी का वेक्टर डिफरेंस। बी वाली कार का पोजीशन वेक्टर माइनस ए वाली कार का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू। सही है? ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है? तो मान सही। तो ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है बी कार का ए में बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स हैं इन दोनों कार्स के अलग अलग इंडिविजुअली सेम ऑब्जर्वर जो कोलिजन का था उसके रिस्पेक्ट। क्लियर? तो ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन हो गई। अब अगर मैं ये यंग बच्चों को हमेशा सीधा वेक्टर चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है ब्रेन में जो जाती है जिससे ब्रेन चैतन्य होता है और पढ़ने में मन लगता है, वो आपके नाभि सेंटर के पीछे से, नाभि सेंटर के पीछे एनर्जी सेंटर होता है। जैसे शरीर का मास सेंटर होता है वैसे ही एनर्जी सेंटर होता है। एनर्जी सेंटर से कैपिलरी जो होती है बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, उससे एनर्जी ऊपर जाती है ब्रेन में, वो ब्रेन को चैतन्य करती है, कॉन्शियस करती है। जैसे कॉन्शियसनेस की एनर्जी अगर आपको बढ़ानी तो स्ट्रेट बैठना चाहिए। दिमाग को फोकस आप तभी कर पाएंगे किसी सब्जेक्ट पर जब आपके ब्रेन में एनर्जी हो, और ब्रेन में एनर्जी तभी आएगी जब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें बहुत ज़्यादा चक्रा भी ज़्यादा ना स्ट्रेट आए। तो ज़्यादा लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रेट बैठ के पढ़ना, टेबल और चेयर का यूज करके पढ़ना, स्ट्रेट बैठ। तो आरबी आरबी के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आरबी माइनस आर लिखा गया है। ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t के रिस्पेक्ट में जरा डिफरेंशिएट करो, d बाय dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो d rb rb के by dt is equal to d by dt rb वेक्टर minus d by dt r वेक्टर। ये क्या चीज है? d rb by dt, d rb by dt। देखिएगा मैं डायग्राम में शो कर रहा हूं, ये कार dt टाइम में यहां से यहां आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है drb, ये डायग्राम में drb वेक्टर ये वेक्टर है। ये वाली कार ये वेलोसिटी से इधर चलेगी तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो dt टाइम में ये डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कार ए का डिस्प्लेसमेंट है dra। तो डायग्राम में मैं dra वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वेक्टर से और dra वेक्टर को इस वेक्टर से। ये dt टाइम में इस कार का डिस्प्लेसमेंट है और इस कार का डिस्प्लेसमेंट dra है, इसका dra वेक्टर है, इसका dra वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इंटरवल ये क्या चीज होगी? वेलोसिटी होगी। तो ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ v का एंड ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ a का। ये दोनों वेलोसिटीज इन दोनों कार्स की वेलोसिटीज हैं जो कि इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की। तो ये क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार b अपॉन टाइम इंटरवल, ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार a अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल के फॉर्मूले से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार a और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार b। क्लियर? ये क्या चाहिए? दिस इज द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, उसका टाइम डेरिवेटिव होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार b विद रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव या टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप देखो तो नीचे टाइम इंटरवल dt लिखा है और ऊपर drb के लिखा है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है कार b का a के सापेक्ष या a के रिलेटिव में डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल ये रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। क्लियर? समझा? तो vb ऑब्लिक a, this is b dash रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार b विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि एक कार में बैठकर b कार की जो वेलोसिटी दिखाई पड़ेगी आभास होगी, प्रतीक होगी, तकिए होगी, तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार b विद रिस्पेक्ट टू कार e with respect to observer sitting in the moving car। ये आ गई इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है VB ऑब्लिक A इज इक्वल टू VB प्लस माइनस VA। भाई प्लस इनटू माइनस माइनस ही होता है, तो वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से रहस्य खुल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का, प्रैक्टिकली रहस्य खुल रहा है कि जब A कार में बैठकर यहाँ पर बैठा हुआ बंदा B कार को देखेगा तो वो क्या करेगा? मेंटली अपनी वेलोसिटी VA को, क्योंकि ये ऑब्जर्वर A कार में बैठा है, तो कार के भीतर बैठे हुए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वही होगी जो इस कार की है, तो ये वेलोसिटी से ऑब्जर्वर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो ये अपनी वेलोसिटी को मेंटली इस कार के ऊपर इंपोज करेगा रिवर्स। VA का रिवर्स वेक्टर माइनस VA वेक्टर होगा, तो माइनस VA वेक्टर के यहाँ पर इंपोज करेगा। तो हम लोग जब भी मूविंग स्टेट में होते हैं, आपने देखा होगा मूविंग ट्रेन में बैठ के जा रहे होगा तो आपको लगता है पेड़ पीछे भाग रहे, बिल्डिंगें पीछे भाग रही, पास वाली जमीन देखो लगता है पीछे भाग रही। ये सब क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को जिस भी ऑब्जेक्ट को देखता है, जिस भी वस्तु को देखता है, उसके ऊपर अपनी वेलोसिटी रिवर्स करके मेंटली इंपोज कर देता है। तो ये ऑब्जर्वर जो एक कार में बैठा है, इसने अपनी वेलोसिटी VA को रिवर्स करके माइनस VA करके इसके ऊपर थोप दिया, इंपोज कर दिया। और इस वजह से अब ये कह रहा है, ये ऑब्जर्वर कह रहा है कि मेरी कार रुकी हुई है,
उसको लग रहा है मेंटली लग रहा है कि इसकी कार रुकी हुई है और इस वाले कार की वेलोसिटी vb वेक्टर और माइनस va वेक्टर का वेक्टर एडिशन है। तो vb और माइनस va का वेक्टर सम जो कि vb माइनस va भी है, चाहे आप कहो vb और माइनस va का वेक्टर सम और चाहे कहो vb और va का सबट्रैक्शन, एक ही बात है। तो इस बंदे ने, इस प्रेक्षक ने, इस ऑब्जर्वर ने अपनी वेलोसिटी va को रिवर्स करके इस कार के ऊपर इंपोज कर दिया। मेरा मेरी नहीं है, ये तुम्हारी। तो vb में माइनस va फैक्टोरियली ऐड किया गया है। इस बंदे ने मेंटली अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके उसके ऊपर फैक्टोरियली ऐड कर दिया है और va पर vb का जब माइनस va फैक्टोरियली ऐड करोगे तो जो वेलोसिटी अब परिवर्तित होने के बाद, चेंज होने के बाद दिखाई पड़ेगी, vb के हेड पर माइनस va को ऐड करने के बाद ये वाली वेलोसिटी तो नहीं दिखाई पड़ेगी। तो vb के हेड पर माइनस va को ऐड करने के बाद कुछ चेंज वेलोसिटी दिखाई पड़ेगी, वही है वेलोसिटी। महसूस हुआ? फिजिकली महसूस करना जरूरी है। एक बात समझ में आ जाए, vm मॉड पर दिया है, यानी कि इतना काम है, यानी कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 1 जो होता है, tan इनवर्स 1 45 होता है, tan इनवर्स √3 60 होता है। तो ये 60 से थोड़ा ज्यादा है, √3 वैल्यू 1.73 होती है, तो ये 60 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। दस करना एक क्वेश्चन और धन्यवाद। ये क्वेश्चन स्ट्रेट रोड पर लखनऊ से कानपुर के बीच रेगुलर बस सर्विस चल रही है। रेगुलर बस सर्विस का मतलब होता है जो सर्टेन टाइम इंटरवल में बसें छूटती है। तो जैसे मान लो 6 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, स्टार्ट होती है रेगुलर बस सर्विस, पहली बस छुट्टी मान लो 6 बजे, अभी मान लो 1 घंटे बाद छुट्टी, तो 7 बजे छुटेगी, नेक्स्ट 8 बजे छुटेगी, ऐसा होता है। तो लखनऊ टू कानपुर एंड कानपुर टू लखनऊ बसेस की रेगुलर सर्विस चल रही है। एक बंदा लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहा है साइकिल से, साइकिल से बंदा लखनऊ से कानपुर जा रहा है। इस साइकिलिस्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब पर्सन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ये लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहा है साइकिलिस्ट। ये इसको ये दिखाई पड़ता है कि पीछे वाली बसेस जो लखनऊ से कानपुर की ओर जा रही है, ये लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहा है, तो जो पीछे जा रही है, यानी कि लखनऊ से कानपुर की ओर जो बसेस जा रही है, वो एवरी 6 मिनट में एक बस क्रॉस करती है, और जो कानपुर से लखनऊ सामने से बसें आ रही, इसके फ्रंट से जो बसें आ रही, वो एवरी 9 मिनट के बाद क्रॉस करती है। यानी एक अभी क्रॉस करी, इसको तो 9 मिनट बाद दूसरी क्रॉस करेगी। तो कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली बसेस एवरी 9 मिनट बाद इसको क्रॉस कर रही हैं, और लखनऊ से कानपुर की ओर जाने वाली एवरी 6 मिनट के बाद क्रॉस कर रही है। तो बताइए बस की वेलोसिटी क्या है और दो बसेस के बीच का टाइम इंटरवल क्या है? दो बसेस के बीच छूटने का टाइम इंटरवल। रेगुलर बस सर्विस के दो बसेस के छूटने का बीच का टाइम इंटरवल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से सिंपली कर सकते हैं। मान ले बसेस की वेलोसिटी vb है, दोनों तरफ से बसेस की वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी चल रही है, और दोनों तरफ से बसेस के छूटने का टाइम इंटरवल, जो बसेस के बीच का टाइम इंटरवल सेम। तो इस बंदे के लिए जो साइकिल से लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी कानपुर से आने वाली बस की जो फ्रंट से आ रही है, फ्रंट से जो आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? vb माइनस
माइनस बीसी यानी कि प्लस बीसी। तो सामने से आने वाली बस की रिलेटिव वेलोसिटी इस पर्सन को दिखाई पड़ेगी वीबी माइनस बीसी यानी कि प्लस बीसी। मैग्नीट्यूड देखना वेक्टर साइन हटा देंगे और तो एक वैल्यू पुट कर देंगे वीबी माइनस बीसी। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस जो फ्रंट से आ रही है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन जो काउंटर से आ रही है। इस वेलोसिटी से सामने से आने वाली बसेस दिखाई पड़ेगी। इस बंदे को लगेगा कि ये साइकिल चला रहा है, साइकिल वहीं खड़ी है, सामने वाली बसेस कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से आ रही है। अच्छा, एक क्रॉस कर गई, फिर दूसरी क्रॉस कर रही है, सामने से आने वाली के लिए 6 मिनट में, सामने से आने वाली नहीं उल्टा लिख दिया, सामने से आने वाली जल्दी जल्दी क्रॉस करेगी, पीछे से आने वाली टाइम ज्यादा लगेगा। ये सामने से आने वाले का टाइम है और ये पीछे से आने वाले का टाइम है। तो 6 मिनट में सामने से आने वाली बस क्रॉस कर रही है। तो अगर इस रिलेटिव वेलोसिटी को t1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या चीज होनी चाहिए। अब इस बंदे को लग रहा है कि ये बंदा ये खड़ा है, सामने वाली बसेस इस रिलेटिव वेलोसिटी से आ रही है, एक आई पास हो गई, अब दूसरी आएगी इतने टाइम बाद, यानी कि एक बस गई और दूसरी बस उसके पीछे से आ रही है, इन दोनों बसेस के बीच का गैप आ जाएगा। अगर दो बसेस के बीच का गैप x है तो रिलेटिव वेलोसिटी टाइम इंटरवल क्रॉस करने का टाइम इंटरवल प्रोडक्ट करने पर ये दो बसेस के बीच का रियल गैप आ जाएगा। सही बोल रहा हूं? एक बस अभी क्रॉस करी, दूसरी बस आएगी t1 टाइम के बाद 6 मिनट के बाद सामने से, तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर बस दो बसेस क्रॉस करने के टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये आ जाना चाहिए दो बसेस के बीच का फिजिकली स्पेस है। सिमिलरली जो पीछे से बैक से लखनऊ से आ रही है बस, उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी v/m डैश इज इक्वल टू होगा vb माइनस bc। बस और साइकिल्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मॉड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वेक्टर साइन हटा देंगे और इसको अगर हम सेकेंड टाइम से मल्टीप्लाई करके 9 मिनट से मल्टीप्लाई करते तो ये भी होगा तो पीछे से आने वाली दो बसेस के बीच का ये vx ही होगा, क्योंकि दो बसेस लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ सेम टाइम इंटरवल में छूट रही है। ठीक है, तो दो बसेस के बीच का गैप लखनऊ से कानपुर तक बसेस की चेंज आ रही है, इन्हीं भी दो बसेस के बीच का गैप x है, तो सामने से आने वाली भी दो बसेस के बीच का गैप उतना ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आने वाली बसेस की वेलोसिटी सेम है और बसेस के छूटने के बीच टाइम इंटरवल सेम है, तो इसलिए इसको भी x ही होना चाहिए। अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट कर दीजिए और हाँ वो सवाल आप करते रहिएगा, मैंने तरीका बताया। ब्लॉक का वेट है mg डाउनवर्ड, लेकिन mg ग्रेटर है sin थीटा से, इसलिए ये कंपोनेंट इस ब्लॉक को टेबल के ऊपर नहीं लिफ्ट करता, यानी कि mg ग्रेटर है sin थीटा से, इसलिए ब्लॉक का कांटेक्ट टेबल से बना रहेगा और ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली खिसकता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा इस कंपोनेंट की वजह से। तो बताइए इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है, तो इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने में कितना वर्क किया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, यही तो वर्क डन होना चाहिए। अगर ये डेफिनेशन है, वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे भी कह सकते हो काफी का डेल्टा के पीछे लिख दो, कैसे लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। अगर हम ये डेल्टा एस वेक्टर है और डेल्टा एस वेक्टर के हेड से एफ वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये डेल्टा एस है तो डेल्टा एस का थीटा होता है इतना, ये कंपोनेंट है डेल्टा एस का फोर्स के अलोंग, तो फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, force into component of displacement along the force, this product is known as work। सही, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतना लंबा चौड़ा f का मैग्नीट्यूड डेल्टा s का मैग्नीट्यूड cos थीटा इतना लंबा चौड़ा पढ़ना तो टाइम लगता है, तो इसको कोड लैंग्वेज दे दी f वेक्टर डॉट डेल्टा s, कोड लैंग्वेज
मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया कि एफ वेक्टर और डेल्टा सेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एफ का मैग्नीट्यूड डेल्टा का मैग्नीट्यूड और मास का प्रोडक्ट इक्वल होगा और इस क्वांटिटी को कहते हैं बार। समझ आया? तो इस तरीके से उन्होंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एक्सपेरिमेंट से वर्क डन फाइंड किया और वर्क डन को समझाया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के कोसाइन तीनों का प्रोडक्ट वर्क डन होता है और इसको कोड लैंग्वेज में शॉर्टकट लैंग्वेज में एफ वेक्टर डॉट डेल्टा सेक्टर लिख दिया, यानी कि एफ वेक्टर और डेल्टा सेक्टर का डॉट। अब इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर कोई दो वेक्टर हो ए और बी और उनका डॉट प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना हो तो ये होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा और ए वेक्टर और बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी सी मिलेगी वो स्केलर होगी। समझ गया? कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का इन्वर्सन कैसे होगा? क्यों? जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज से किसी स्केलर क्वांटिटी को ऑपरेट करते हैं तो हमें डॉट प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? अब अगर ए वेक्टर को i j के टर्म्स में लिखें, a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k a1 a2 a3 इसके कंपोनेंट है x y z डायरेक्शन में, b वेक्टर को b1 i k प्लस b2 j k प्लस b3 j k लिखें और यहाँ पर लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हो कि i कैप डॉट i कैप 1 होता है, j कैप डॉट j कैप 1 होता है, k कैप डॉट k कैप 1 होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इस फार्मूले से आएगा 1 1 का 0, इसी वेक्टर का 0 का सही तो 0 होगा। यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, 1 into 1 into का 0 भी 1 होता है। ये बना है i कैप डॉट j कैप या j कैप डॉट k कैप डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि डॉट i और j और k म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। y z एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो ही जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू i j k के टर्म्स में पुट करें और इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि वैल्यू बोल रहा हूं एक ब्रैकेट में a वेक्टर की वैल्यू लिख रहे हैं a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k डॉट b दूसरे ब्रैकेट में लिख रहे हैं b1 i k प्लस b2 j k प्लस b3 k। यहां पर 3 टर्म्स है, यहां पर 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई करोगे 9 टर्म्स आएंगे, उसमें से 6 टर्म्स 0 हो जाएंगे जो i डॉट j j डॉट i k डॉट k k डॉट j वाले होंगे वो डिसिमिलर वाले 0 हो जाएंगे। केवल 3 टर्म बचेंगे, i वाले को i वाले से जब प्रोडक्ट करोगे तो बचेगा क्योंकि i डॉट i 1 है j डॉट k का, तो ये 3 टर्म बचेंगे i डॉट i j डॉट j और k डॉट k वाले, ये हो जाएंगे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3। तो ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये a डॉट b की वैल्यू आ रही है और a डॉट b होता है a नॉट b नॉट cos ऑफ थीटा। तो अगर हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के a और b के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में ऐसे डॉट प्रोडक्ट कर पा रहे हैं तो a और b के नॉट से डिवाइड करने पर cos थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन हो i j k के टर्म्स में तो हम उनके बीच का एवरेज और sin cos थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? दो वेक्टर्स अगर i j k के टर्म्स में दिए हो तो उनका मान कैसे निकालते हैं करना सकते हैं। अगर a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k का मान निकालना हो तो उनका i j k के रिजल्ट का सम इसका सम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a मान की वैल्यू होगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस इस बार मान ऑफ b की वैल्यू होगी रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मान से डिवाइड कर दोगे इस पर तो cos थीटा निकलेगा। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पर क्वेश्चन लेते हैं आईटी क्वेश्चन किया वो प्रॉपर्टी आपके सामने रख रहा हूं। a डॉट b इज इक्वल टू है a cos थीटा। अगर a और b अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है, a और b में कोई भी जीरो वेक्टर नहीं, a और b में कोई जीरो वेक्टर नहीं है, अगर a और b अगर नॉन जीरो वेक्टर है फिर भी अगर उनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि a b cos थीटा जीरो है। लेकिन मैं पहले ही शर्त रख चुका हूं कि a और b नॉन जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है तो a और b का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है यानी cos थीटा जीरो होना चाहिए यानी कि थीटा 90 होना चाहिए। तो ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाए तो वो परपेंडिकुलर हो जाए देन a is perpendicular to b। ये परपेंडिकुलर होने की या ऑर्थोगोनल होने की
दो वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होने की या परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। ठीक है, एक सवाल है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल को यहां से एक पत्थर को यहां से खड़ा करके मैं देख रहा हूं, जितना ही बात है सर इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u थीटा में तो थीटा है। बताइए कितनी देर बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर फाइनल वेलोसिटी v कितने टाइम बाद प्रोजेक्ट करने के कितने टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर फाइनल वेलोसिटी कितनी देर बाद हाउ लॉन्ग आफ्टर कितनी देर बाद परपेंडिकुलर हो जाएगी। v वेक्टर को आगे बढ़ा लो, v वेक्टर को पीछे डालो, कितनी देर बाद ये एंगल 90 हो जाएगा। तो हमें u और v का डाटा 0 शो करना है, 0 शो करना है। u वेक्टर के दो कंपोनेंट लीजिए, u cos थीटा u sin थीटा, यानी कि u वेक्टर को लिखा जा सकता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ठीक है ना, सही है। t टाइम बाद वेलोसिटी फाइंड करें, t टाइम बाद वेलोसिटी v वेक्टर लिखा जा सकता है। आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत लिखा तो पढ़े ही होंगे, तो बच्चे 10th के या 11th के है तो नहीं पढ़े होंगे, बट जो 12th या 12th में है या 12th पास कर चुके हैं वो लोग जरूर जानते होंगे कि यहां से यहां तक जर्नी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल ग्रेविटी एक्ट कर रही है। एक्सेलरेशन सिर्फ y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मौजूद है, इस वजह से x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट लॉजिक होगा। तो जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पर प्रोजेक्ट करते समय वही यहां पर होगी, यानी कि vx की वैल्यू u cos थीटा ही होगी। समझ सकते हैं। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर u sin थीटा है, यहां पर कितना होगा t टाइम होगा। फर्स्ट इक्वेशन लगा है y डायरेक्शन में dy uy - ये काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन है, इस को u प्लस at मैंने से पढ़ा ही होगा, इसको भी पढ़ा होगा। तो v बाय t टाइम के बाद v बाय वेलोसिटी हो जाती है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट dy हो जाता है फेंकते समय uy था, uy की वैल्यू u sin थीटा थी, तो uy की जगह u sin थीटा लिख दो, तो u sin थीटा माइनस gt ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी t टाइम के बाद यहां। तो v वेक्टर को लिखा जा सकता है vx i कैप प्लस v बाय g कैप। vx की वैल्यू है u cos थीटा ही, u cos थीटा इनटू i कैप, vy की वैल्यू है u sin थीटा माइनस g जी। समझ में आ रहा है सबको? ये t टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दी है, ये इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर फॉर्म में, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है, ये फाइनल वेलोसिटी के टाइम के बाद वेक्टर फॉर्म में। और अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 पुट करना है, क्योंकि इनको परपेंडिकुलर शो करना है क्वेश्चन। तो डॉट प्रोडक्ट लेना सिखाया भी मैंने आपको। i वाले i के कोएफिशिएंट, i के कोएफिशिएंट को i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि i डॉट i पर होता है। j के कोएफिशिएंट को j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि j डॉट 0 होता है। तो अगर इस ब्रैकेट से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए u डॉट v, वो तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये वेक्टोरियल वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो u cos थीटा इनटू u cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस u sin थीटा इनटू u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा इनटू u sin थीटा माइनस gt इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया हमने, i वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, j वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। a1 b1 प्लस a2 b2, ये वाला कंपोनेंट है ना, इक्वल टू 0 की। अब सॉल्व करो थोड़ा सा जल्दी से, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पहला टर्म आएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पहला टर्म आएगा, दूसरा टर्म आएगा u sin थीटा gt इज इक्वल टू 0। इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो u स्क्वायर हो गया। इस माइनस वाले टर्म को उधर भेज दो, u sin थीटा gt u कट गया, g sin थीटा को नीचे भेज दो, टाइम u अपॉन g। इतने टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर हो जाएगी।